हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। तो कंसोलिडेशन का चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था और एक तो एएस की कुछ बातें हमने लास्ट क्लास में कवर करी थी कि ये होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है, इनका मतलब क्या है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, कब कंसोलिडेशन नहीं करना है, कंडीशंस वगैरह ये हमने देखी थी। प्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। एक आता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एक आता है कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट, एक आती है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स वगैरह। ठीक, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएल ये आपके कोर्स में है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके कोर्स में नहीं है, नोट्स वगैरह तो साथ में बन ही जाते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमने स्टार्ट कर दी थी और उसमें मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था। क्या स्ट्रक्चर दिया था एक बार देखते हैं। ये देखो जी, लास्ट क्लास में हमने एक टेबल सी बनाई थी, चार्ट सा बनवाया था कि हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस तरीके से करनी है। देखो इस तरीके से करनी है। पहली केस क्या है, when holding company acquires controlling interest in the subsidiary company on the date of the balance sheet। भाई पहले तो आपको ये देखना है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को खरीदा कब है। या तो बैलेंस शीट डेट पे खरीदा होगा या बैलेंस शीट डेट से पहले खरीदा होगा। दोनों केसेस में अकाउंटिंग में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ठीक, अब पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई डेट ऑफ परचेज क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी में कितने परसेंट की होल्डिंग करी है। अगर 100% होल्डिंग करी है तो केस बहुत सिंपल हो जाता है, और अगर 100 से कम होल्डिंग करी है, मतलब 50 से तो ऊपर होनी चाहिए लेकिन 100% से कम है, तो उस केस में एक आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, जो मैं आज वाली क्लास में आपको सिखाऊंगा। ठीक, तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो डेट ऑफ द बैलेंस शीट का ही कर रहे हैं, और उसमें हमने कवर कर लिया था कि व्हेन देयर इज 100% होल्डिंग, मतलब होली ओन सब्सिडरी है। ठीक, अब आ जाओ सर, अभी हमारा फर्स्ट केस ही चल रहा है, डेट ऑफ द बैलेंस शीट का ही चल रहा है, और इसमें सेकंड पार्ट लिखेंगे। अब हम लिखो, इसके अंदर सेकंड हेडिंग लिख लेना, व्हेन होल्डिंग कंपनी ओन्स मोर देन 50% but less than 100% of voting power of subsidiary company। ठीक है जी, मतलब होल्डिंग कंपनी 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा होनी चाहिए तभी वो होल्डिंग बनेगी, लेकिन 100% से कम, मतलब सब्सिडरी कंपनी पार्टली ओन सब्सिडरी है। ठीक है जी, लिखो। अब इस केस में हमने एक चीज लिखी थी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट सीखा था। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी which is not owned by the holding company is known as, क्या बोलते हैं उसे हम, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इज नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का वो हिस्सा, शेयर कैपिटल और रिजर्व का वो हिस्सा जो कि होल्डिंग कंपनी ओन नहीं करती, उस हिस्से को क्या बोला जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक, तो इससे क्या क्रक्स निकलता है, इससे क्रक्स ये निकलता है कि सर जो शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व्स हैं, अच्छा रिजर्व्स इंक्लूड पीएल आल्सो। ठीक है, रिजर्व्स इंक्लूड पीएल आल्सो, ऐसा मत बोलना कि सर आपने पीएल तो लिखा ही नहीं, पीएल भी आएगा रिजर्व्स में। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स है सब्सिडरी कंपनी के, इसके दो हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा तो बनेगा ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी, उसके लिए आप क्या करोगे, ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी के लिए कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करोगे विद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट,
जो लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सीखा था, कंपैरिजन करोगे विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आप लोग क्या तैयार करोगे, इसके लिए आप एक वर्किंग नोट बनाओगे बाय द नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और इससे आपका क्या निकलेगा, इससे आपका गुडविल सीआर निकलेगा, गुडविल सीआर निकलेगा। ठीक, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा कि भाई क्या था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाया था हमने, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब यहां पर क्या करना है आपको, शेयर कैपिटल रिजर्व वो लेस करोगे जितना हिस्सा होल्डिंग कंपनी ओन करती है। मान लो सर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 80% स्टेक ले रखा है, 80% शेयर्स ले रखे हैं, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब उसने 80% हिस्से के लिए पैसे दिए हैं, तो 80% ही तो लेस करोगे, उसको जो मिला है कैपिटल पूरी थोड़ी ना मिल गई, 80% ही मिली है, रिजर्व्स पूरे थोड़ी ना मिल गए, 80% ही मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है सर, हिस्सा बनाना है, एक तो ओन्ड बाय एच कंपनी हो गया, मान के चलो 80%, ठीक, और जो बाकी 20% बचा वो क्या रहेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिखो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल and reserves of subsidiary company which is not owned by holding company। ठीक है जी, पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी विच इज नॉट ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी, कि सर सब्सिडरी कंपनी का वो हिस्सा जो कि होल्डिंग कंपनी ओन नहीं करती 20%। अब क्या होगा सर, जो शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल रिजर्व थे उसका 80% तो हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट कर दिया, क्या बाकी 20%, क्या बाकी जो 20% बचा क्या उसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे, उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाओगे लेकिन एक सिंगल हेड के अंदर, किस हेड के अंदर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वो शेयर कैपिटल, वो रिजर्व्स, वो सरप्लस आएंगे सब्सिडरी कंपनी के जिसको होल्डिंग कंपनी ओन नहीं करती। ठीक, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है, इसको एक नाम से और बोला जाता है ओन्ड बाय आउटसाइडर्स। सर होल्डिंग कंपनी इज नॉट आउटसाइडर, वो तो इनसाइडर है, वो हमारी खुद की है, ठीक, तो वो आउटसाइडर नहीं है, बाकी सब कौन है, आउटसाइडर है। और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है इसको आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर दिखाओगे। ठीक, और लाइबिलिटी साइड में कहां आता है, जो पहला आपका शेयर होल्डर फंड्स का नोट बनता है उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक, ये सब शेड्यूल 3 से उठाया गया है। अब दोनों के अगर मैं वर्किंग नोट की बात करूं तो एक बनेगा आपका वर्किंग नोट नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस शेयर कैपिटल ऑफ एस कंपनी हेल्ड बाय एच कंपनी, पूरी नहीं, जितनी होल्डिंग कंपनी होल्ड करके चलती है। और क्या लेस होगा, लेस होंगे रिजर्व सरप्लस ऑफ एस कंपनी हेल्ड बाय एच कंपनी। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, दिस विल बी योर गुडविल सीआर, गुडविल कैपिटल रिजर्व, वर्किंग नोट नंबर 2। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सब्सिडी कंपनी का वो हिस्सा जो कि होल्डिंग कंपनी ओन नहीं करती, तो एक तो आ जाएगी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी हेल्ड बाय आउटसाइडर्स, या बोल सकते हो नॉट हेल्ड बाय नॉट हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी टर्म्ड एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दिस इज योर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक, अब
लिखो, एक एग्जांपल लिखो और उस एग्जांपल को पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना, फिर मैं करवाऊंगा। पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ही सॉल्व करोगे एग्जांपल को। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड S लिमिटेड एज ऑन 31/3/21। particulars H limited S limited, particulars H limited S limited। शेयर कैपिटल 10 रुपए का शेयर है, 10 लाख, 4 लाख। रिजर्व्स 3 लाख, 1 लाख। करंट लाइबिलिटी 2 लाख 40,000। सन्ड्री एसेट्स 11 लाख 540। इन्वेस्टमेंट इन S लिमिटेड 32,000 शेयर्स ऑन 31/3/21। ठीक है जी, ये हो गया 4 लाख। पता लग गया सर? क्या पता लग गया? इससे हमें ये पता लग गया कि डेट ऑफ परचेज क्या है, बैलेंस शीट डेट है जो भी हम केस कर रहे हैं। दूसरा 32,000 शेयर ही खरीदे हैं, टोटल कितने थे 40,000, तो 40 में से 32 खरीदे हैं, यानी कि 80% की हमारी क्या है, परसेंटेज होल्डिंग है। ठीक है जी। क्या आप ये क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो? कर सकते हो, बिल्कुल सेम होगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे लास्ट क्लास में किया था। बस यहाँ पर 20% जो शेयर कैपिटल रिजर्व है वो अलग हो जाएंगे, और वो अलग किस हेड में जाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएंगे। ठीक, तो प्लीज डू इट योरसेल्फ, खुद से करो एक बार। ठीक, इसके बाद ये वाला करने के बाद फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक, तो पहले खुद से करो, फिर मैं करवाऊंगा। और आज मैं आपको दूसरा केस भी करवा दूंगा, फिर हम एडजस्टमेंट्स में आएंगे। ठीक, तो करो भी, खुद से करो ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपने ट्राई करा होगा। देखो जी, किस तरीके से यहां पर सीबीएस बनेगी। अब एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, वो एक नई चीज आपके लिए, बट वो है कुछ नहीं। आपको करना क्या है, आपको शेयर कैपिटल और जो रिजर्व्स है सब्सिडरी के, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो भी होल्डिंग का हिस्सा है वो तो उसकी इन्वेस्टमेंट से सेटअप होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा। और जो माइनॉरिटी का है वो माइनॉरिटी का हिस्सा, माइनॉरिटी का हिस्सा कहां पर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से जाएगा। ठीक, बनाओ जी, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। सॉल्यूशन, वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बना लो। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कि सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख। ठीक, अच्छा, इससे भी पहले आपको एक काम करना चाहिए, परसेंटेज होल्डिंग निकाल लेनी चाहिए। परसेंटेज होल्डिंग कितनी, कि सर उसने 32,000 शेयर खरीदे, आउट ऑफ टोटल 4 लाख डिवाइड बाय 40,000, 40 में से 32,000 खरीद लिए, तो कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। तो यानी कि 80% होल्डिंग का हिस्सा, 20% जो बचा वो किसका, माइनॉरिटी का हिस्सा, लेस शेयर कैपिटल। क्या मैं शेयर कैपिटल पूरी लेस करूं, नहीं सर, उसने जो 4 लाख रुपए दिए हैं वो 80% कैपिटल के ही तो दिए हैं, तो 80% कितनी, 4 लाख का 80%, 320।
एक तो उसे ये मिला, और क्या मिला उसे, उसे सब्सिडरी के रिजर्व मिल गए 1 लाख, लेकिन 1 लाख का भी कितना, 80% रिजर्व का 80%, विच इज 80,000। इसमें तो कोई भी नो प्रॉफिट नो लॉस नो गुडविल नो सीआर, ठीक है, जीरो हो गया ये तो। वर्किंग नोट नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। शेयर कैपिटल 4 लाख का 20%, 80,000 प्लस रिजर्व्स, 20,000, टोटल इज 1 लाख। ठीक, बस ये छोटी सी चीज आपको करनी होती है कि सर होल्डिंग का हिस्सा अलग, माइनॉरिटी का हिस्सा अलग। ठीक, अब बैलेंस शीट बना दीजिए। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन, क्या डेट थी, 31/3/21। बनाना शेड्यूल 3 वाली, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल, किसकी शेयर कैपिटल, होल्डिंग की, विच इज 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, सर रिजर्व एंड सरप्लस किसके, होल्डिंग के 3 लाख, सब्सिडरी के जो 1 लाख रिजर्व थे वो कहां चले गए, वो बढ़ गए, होल्डिंग का जो हिस्सा था वो सीसी में एडजस्ट हो गया, और जो माइनॉरिटी का हिस्सा था वो एमआई में चला गया। अच्छा मान लो अगर मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं बनाता तो क्या करता, मैं जो भी आइटम शेयर कैपिटल माइनॉरिटी की बचती वो अलग से दिखाता, मैं जो भी रिजर्व माइनॉरिटी की बचते वो अलग से दिखाता। इसके लिए मैंने क्या करा, एक ही नोट तैयार कर दिया जिसका नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यही आपको शो करना होता है। ठीक, तो अगली आइटम जो बनेगी आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसमें है कुछ नहीं, इसमें शेयर कैपिटल जो बची हुई है, रिजर्व जो बचे हुए वही तो आ रहे हैं, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितनी है, माइनॉरिटी 1 लाख, 1 लाख। थर्ड, करंट लायबिलिटी, 2 लाख एक और 40,000 एक, 2 लाख एक, 40,000 एक, 240, 10 3 13, 16,40,000। सेकंड, एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, इसमें सन्डी एसेट्स डाल देता हूं सारे, नॉन करंट एसेट्स 11 और 540, 11 लाख प्लस 5.40 लाख, 16,40,000। बस गुडविल सीआर तो कुछ निकला ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक, क्लियर है, बोलो भाई। ठीक है, अब लिख लो स्टेप्स ऑफ कंसोलिडेशन, स्टेप्स टू प्रिपेयर, एक क्वेश्चन और करवा दूंगा या होमवर्क दे दूंगा, स्टेप्स टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट।
लिखो, in the consolidated balance sheet only share capital of holding company is shown and share capital of subsidiary company should be divided between held by H company and belonging to minority. It means जो भी शेयर कैपिटल है एस कंपनी की, उसको डिवाइड किया जाएगा दो हिस्सों में। एक तो होता है होल्डिंग कंपनी का हिस्सा, जिसको कहां पर डालोगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, और एक होता है आपका माइनॉरिटी का हिस्सा, जिसको आप कहां पर लेके जाओगे, एम आई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सेकेंड, रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी परचेज्ड, दैट इज प्री एक्विजिशन। अब इसको करेंगे, ये पॉइंट आपके लिए नया है, ये अगला कंसेप्ट ही आने वाला है, ये प्री एक्विजिशन क्या होता है, ठीक। तो अभी लिख लो, अभी बेसिकली ये लिख लो कि जो भी रिजर्व्स होते हैं वो अभी हम मान के चल रहे हैं, मतलब पार्ट ए के लिए जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं उसमें सारे ही रिजर्व प्री एक्विजिशन है। सर फिर आगे मतलब कुछ चेंज हो जाएगा, हाँ आगे जाके चेंज हो जाएगा, कुछ प्री होंगे कुछ पोस्ट होंगे, वो आगे की बात है, ठीक। अभी रुक जाओ उसे, तो सिंपल लिखो, रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी दैट इज परचेज ऑफ प्री एक्विजिशन will be divided between H company and minority, that is reserves and surplus। कैसे डिवाइड करोगे, जो H कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है वो तो कहां जाएगा, उसके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट होगा, और जो माइनॉरिटी का है वो कहां जाएगा, वो MI में जाएगा, ठीक। दो पॉइंट ये हो गए। थर्ड लिख लो, ऑल अदर आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट शुड बी सिंपली क्लब्ड, ठीक है, शुड बी सिंपली क्लब्ड, ठीक। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा पार्ट। अब क्या मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, लिखो जी एक क्वेश्चन, ये नोट हो गया। चलो भाई एक क्वेश्चन लिखते हो होमवर्क के लिए। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड एज ऑन 31/3/21, ठीक। लाइबिलिटीज H लिमिटेड, S लिमिटेड
एसेट्स इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये 4 लाख 1 लाख रिजर्व 50 20 और लाइबिलिटीज 750 480 सन्ड्री एसेट्स 1060। अब देखो ये जो मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन करवा रहा हूं ऐसे एग्जाम में नहीं आने वाले आपको, ये तो जस्ट बेसिक है, इसमें एडजस्टमेंट्स मिल के आएंगे आपको, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। ये तो आपके बस बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगी इन क्वेश्चन से, ये ध्यान रखना। खाली जो कॉन्सेप्ट लिखा है उससे तो समझ ही नहीं आएगा, क्वेश्चन देख के ही समझ आएंगी चीजें। इन्वेस्टमेंट इन 9000 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। अच्छा एक मिनट चेंज कर लेना छोटा, ऊपर मैंने एक्स वाई लिखा है ना, तो मैंने आने गलती से एच और एस लिख दिया, तो एक्स वाई लेके चलो यहाँ पर एक्स वाई एक्स वाई। अब सर ये कैसे पता लगेगा कि होल्डिंग कौन है सब्सिडी कौन है, इस लाइन से पता लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन 9000 शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, यानी कि एक्स ने वाई के 9000 शेयर खरीद रखे हैं, इसका मतलब एक्स होल्डिंग और वाई इज सब्सिडी। उल्टी चीज भी हो सकती थी, ध्यान रखना, हमेशा ऐसे नहीं है कि एक्स होल्डिंग होगी वाई सब्सिडी होगी, नहीं, आपको पढ़ के चलना पड़ेगा। उल्टी सिचुएशन क्या हो सकती थी, अगर मान लो लिखा होता कि वाई ने एक्स के 9000 शेयर खरीदे हैं, तो वाई होल्डिंग एक्स सब्सिडी, ऐसा भी हो सकता था। 140 ठीक, लिखो शेयर्स एक्वायर्ड बाय एक्स लिमिटेड ऑन 31/3/21 प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कर लोगे क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, माइनॉरिटी की कैलकुलेशन करोगे तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना आपको, ठीक। चलो भाई ये आप खुद से ट्राई कर लेना। और अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहा हूं, दैट इज योर सेकंड एरिया, जिसमें होल्डिंग कंपनी एक्वायर करती है शेयर्स इन सब्सिडी कंपनी एट अ डेट बिफोर द बैलेंस शीट डेट। सर अगर बैलेंस शीट डेट से पहले एक्विजिशन हो जाएगी तब क्या होगा। अब यहां पर आप प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में डिफरेंस करना सीखोगे कि सर बैलेंस शीट डेट से पहले खरीद लिया तो उसके बाद के प्रॉफिट्स का क्या होगा, मतलब सब्सिडी के प्रॉफिट्स को एनालाइज करना सीखोगे, ठीक। चलो जी, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आओ जी, अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं जहां पर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर को एक्वायर करती है ऑन एनी डेट बिफोर द बैलेंस शीट डेट। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई एक्विजिशन कौन सी डेट पे हो रही है, बैलेंस शीट डेट पे हो रही है। बैलेंस शीट डेट मतलब जो भी हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रही है, मतलब जिस दिन पे कंसोलिडेशन हो रही है उसी दिन पे एक्विजिशन हो रही है, ठीक। लेकिन अब केस क्या आएगा हमारे सामने कि सर बैलेंस शीट डेट से पहले अगर एक्विजिशन हो जाती है, मतलब होल्डिंग ने सब्सिडी के शेयर्स ऑन द डेट बिफोर द बैलेंस शीट डेट एक्वायर कर लिए थे, तो कंसोलिडेशन किस तरीके से होगी। बहुत सिंपल केस है, कुछ भी ज्यादा कुछ खास बातें नहीं है। देखो मान के चलो, ठीक, अब इसको नोट मत करना, सिर्फ सुनना है आपको। ये एक मेरे पास फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19, ठीक है। 18-19 का मेरे पास एक फाइनेंशियल ईयर है, ओके। हमें जो बैलेंस शीट दे रखी है वो दे रखी है 31 मार्च 2019 की, दिस इज माय डेट ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज माय डेट ऑफ बैलेंस शीट में, यानी कि इस दिन पे आपको कंसोलिडेशन करना है, इस दिन पे आपको क्या बनानी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी को जो एक्वायर किया था वो कौन सी डेट पे किया, 1 अप्रैल 18 पे किया था,
दिस इज योर डेट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज योर व्हाट, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सर अब क्या होगा, अब कैसे काम किया जाएगा? सिंपल सी बात है, होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी को पैसे दे रही है, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो किस चीज के लिए दे रही है? वो दे रही है कि सर उस दिन की शेयर कैपिटल और उस दिन के प्रॉफिट्स के लिए, उस दिन के रिजर्व्स और सरप्लस के लिए। तो यानी कि 1 अप्रैल 18 को जो शेयर कैपिटल है सब्सिडरी की, 1 अप्रैल 18 को जो रिजर्व एंड सरप्लस है सब्सिडरी के, इस चीज के लिए होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, सब्सिडरी को पे ऑफ करेगी, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसको कंपेयर करके हम क्या निकालते हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कि भाई कंट्रोल करने के लिए कितना खर्चा आया, कंट्रोल करने के लिए कितना खर्चा आया, अगर खर्चा आ गया तो वो गुडविल है, और अगर खर्चा नहीं आया, फायदा हो गया, तो वो कैपिटल रिजर्व है। तो सिंपल सी बात क्या बोली मैंने, आई सेड कि सर 1 अप्रैल 2018 को जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आ रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 2018 तक जो प्रॉफिट और रिजर्व आ रहे हैं, उसमें भी होल्डिंग का कुछ ना कुछ हिस्सा बनता है, लेकिन वो हिस्सा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट हो जाता है। वो हिस्सा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट के साथ एडजस्ट हो जाता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सब्सिडरी के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को, सब्सिडरी के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक बोलोगे आप प्री एक्विजिशन, और एक बोलोगे आप पोस्ट एक्विजिशन। मतलब कि सर जो भी प्री एक्विजिशन है, एक्वायर करने से पहले, कि भाई सब्सिडरी को एक्वायर करने से पहले जो भी सब्सिडरी ने प्रॉफिट और रिजर्व कमाया है, वो सारा का सारा होल्डिंग का है, उसमें जो भी होल्डिंग का हिस्सा बनता है वो होल्डिंग की कॉस्ट से एडजस्ट हो जाना चाहिए। आपने सर इंटर अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ा होगा, वहां पर आपने जरूर देखा होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। क्या होता था कि सर जो भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है वो क्या होता था, कॉस्ट से एडजस्ट हो जाता। तो यहां भी यही चीज है कि सर जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व्स हैं, वो होल्डिंग के लिए जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रही है उससे एडजस्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी इनकम थोड़ी ना है, वो तो कॉस्ट की एडजस्टमेंट है। और जितने भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं, वो सारी की सारी इनकम है, वो सारी की सारी होल्डिंग के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। कि सर जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं, वो क्या होगा, वो तो सर होल्डिंग की कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय एडजस्ट किए जाएंगे, और जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व्स हैं, वो सब होल्डिंग के पीएनएल में चले जाएंगे। सर व्हाट अबाउट माइनॉरिटीज, इसमें माइनॉरिटी का भी तो हिस्सा बन सकता है प्री में और पोस्ट में। वो तो सिंपल माइनॉरिटी में जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी का तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए तो आप जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो उसमें सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक, अब देखो मान लो ये तो सिंपल था कि सर 1 अप्रैल 18 को, कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस कि अगर मैं बोलता हूं कि सर डेट ऑफ एक्विजिशन इज इन द मिड ऑफ द ईयर, 1/4/18, 31/3/19, ये 31/3/19 क्या है, दिस इज योर डेट ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज योर डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक, मान लो डेट ऑफ एक्विजिशन है लेट अस से 30 सितंबर 2018, इस दिन पे क्या हुआ है, डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्वायर किया गया। तो यानी कि सब्सिडरी के प्रॉफिट अप टू, सब्सिडरी के प्रॉफिट अप टू, मैंने ध्यान रखना वर्ड क्या बोला मैंने, अप टू 30 सितंबर 918, कि सर 30 सितंबर 2018 तक जो भी प्रॉफिट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। और इसके बाद के प्रॉफिट्स को क्या बोलेंगे हम, वी विल से इट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और होगा क्या कि सर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अगेन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट कर दिए जाएंगे, प्रॉफिट्स और रिजर्व दोनों ही, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट में चले जाएंगे आपके। ठीक, अब सर ये निकालेंगे कैसे, इसके लिए सिंपल एक तरीका है, 1 अप्रैल 18 तक तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और ये जो साल के बीच में हुआ है इसमें आपको क्या दे देगा, वो दे देगा पूरे साल के, वो दे देगा पूरे साल के। तो आपको एक टाइम रेशो निकालकर, टाइम रेशो लगाकर इनको डिवाइड करके चलना पड़ेगा। मान लो पूरे साल में 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक, 30 सितंबर तक कितना होगा सर, 50,000, 50,000 यहां पर, 50,000 यहां पर। तो ये आपको जस्ट एक डिवाइड करना है। इसके लिए हम एक वर्किंग नोट तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एस कंपनी के प्रॉफिट का एनालिसिस, उसकी बाइफरकेशन। थोड़ा प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक,
मान लो सर एक एग्जांपल और छोटा सा, कि ये आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है और दिस इज योर डेट ऑफ बैलेंस शीट। इसका मतलब यहां तक जो भी प्रॉफिट है, मान लो यहां तक जो प्रॉफिट है वो है 25 लाख, ठीक। तो ये 25 लाख प्रॉफिट क्या कहलाएगा, दिस इज योर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और इसमें जो होल्डिंग का हिस्सा बनता है, इसमें जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा बनता है वो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा इन द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक। और यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट है, मान लो बैलेंस शीट डेट पे जो प्रॉफिट का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 30 लाख रुपए, तो इसका मतलब यहां तक का प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख रुपए। तो जो 5 लाख रुपए है दिस इज योर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और ये होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। ओके, अब इसके बारे में लिखो। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, हाँ जी। तो आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है, आपको डिवाइड करना है प्रॉफिट्स ऑफ होल्ड सब्सिडरी कंपनी बिटवीन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, ठीक। अब इसमें हम आगे जाके एडजस्टमेंट्स भी डालनी शुरू करेंगे। लिखो भाई, केस ए क्या बनाया था हमने ऊपर, अगर आपको याद हो तो केस ए में हमने लिखा था कि व्हेन होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स शेयर्स इन द सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अब यहां पर क्या ले लिया हमने, डेट बिफोर द बैलेंस शीट डेट। लिखो, व्हेन होल्डिंग कंपनी acquires shares in subsidiary company on the date before the balance sheet date, when holding company acquires shares in subsidiary company on the date before the balance sheet डेट। अब यहां पर सर मैं 100% होल्डिंग और पार्टली होल्डिंग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि 100% है तो आपको पता है माइनॉरिटी नहीं आता, और अगर पार्टली है तो माइनॉरिटी आता है, बस जस्ट वही फर्क था, ठीक। तो यहां पर मैं अलग अलग नहीं कर रहा। अब आपको इस केस में क्या करना है, टोटल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। अब वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है रिजर्व्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, रिजर्व सरप्लस लिखा है, रिजर्व सरप्लस अलग अलग कर रखा है, रिजर्व प्रॉफिट दे रखा है, तो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे। तो आपको सिंपल क्या करना है, रिजर्व्स और सरप्लस को, रिजर्व्स और प्रॉफिट को एस लिमिटेड के, होल्डिंग की बात नहीं हो रही है सर, होल्डिंग का तो कोई लेना देना ही नहीं है, उसका तो एज इट इज चले जाएंगे, लेकिन जो सब्सिडरी कंपनी है उसके प्रॉफिट्स का बाइफर्केशन होगा बिटवीन पोस्ट एक्विजिशन एंड प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, ठीक। तो इसको डिवाइड किया जाएगा दो पार्ट्स में। एक रहेगा आपका प्री एक्विजिशन, और एक रहेगा आपका पोस्ट एक्विजिशन। जो प्री एक्विजिशन होता है उसे हम परचेज्ड प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो परचेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि सर इसमें सारा का सारा काम किसने किया है, इन प्रॉफिट्स के लिए सारा का सारा काम सब्सिडरी ने कर रखा है, तो होल्डिंग ने तो जस्ट पैसे दिए और उन प्रॉफिट्स को खरीद लिया, तो वो परचेज प्रॉफिट है। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन में सर होल्डिंग का भी कुछ ना कुछ स्टेक है, होल्डिंग का भी कुछ ना कुछ पैसा लगा हुआ है, तो होल्डिंग उसको क्या बोलेगा, उसे परचेज नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इट्स माय इनकम, ये मेरी इनकम है। भाई सिंपल सी बात है, मान लो आपके कुछ प्रॉफिट्स थे, मान लो 2 साल तक आपने काम किया, मेहनत करी और आपने प्रॉफिट्स कमाए, आपने प्रॉफिट अर्न करे, आप मेरी सब्सिडी और आपने प्रॉफिट 2 साल तक अर्न करे। मैं 2 साल बाद आपके पास आता हूं और मैंने बोला कि मैं आपके कुछ शेयर्स खरीद रहा हूं, मेजॉरिटी शेयर खरीद रहा हूं, और मैंने आपको अपनी सब्सिडी कंपनी बना लिया। अब क्या होगा, 2 साल तक जो आपने कमाया है, 2 साल तक जो आपने प्रॉफिट कमाया है, मैंने तो क्या करा, जस्ट उस पैसे दिया आपको और उसमें आपका अपना क्या करा, हिस्सा खरीद लिया, तो वो जो प्रॉफिट है वो मेरे अर्नड प्रॉफिट थोड़ी ना है, वो मेरे क्या है, परचेज प्रॉफिट है। और अगर मेरे परचेज प्रॉफिट है, आई विल नॉट क्रेडिट इट इनटू द माय पीएनएल अकाउंट, मैं इसको अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करूंगा, आई विल जस्ट एडजस्ट इट थ्रू माय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने जो आपको पैसे दिए उसमें अगर मुझे कुछ प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो मैं प्रॉफिट कॉस्ट से तो सेट ऑफ करूंगा, यही तो बोलूंगा दिस इज माय रिकवरी ऑफ कॉस्ट, ये मैंने अर्न तो नहीं कर रखा है, ठीक।
अब थर्ड ईयर में 2 साल तक तो आपने काम किया था, अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में मैंने आपको खरीद लिया, सब्सिडी बना लिया, और थर्ड ईयर में आपने और प्रॉफिट कमाया, उसमें मेरा भी पैसा लगा हुआ है, अब उन प्रॉफिट्स में मेरा भी पैसा लगा हुआ है, तो आई विल डिमांड, मैं बोलूंगा कि सर थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट कमाया उसमें मेरा भी हिस्सा बनता है, वो मेरी कमाई है, क्योंकि मेरा पैसा लगने के बाद आपने प्रॉफिट और अर्न करे। बात समझ रहे हो? तो जो पोस्ट एक्विजिशन है वो मेरी इनकम है, तो वो मैं अपने पीएनएल अकाउंट में लेकर जाऊंगा। बात समझ में आती है? ठीक। कॉन्सेप्ट्स है, बहुत इजी इजी इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट्स है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, मतलब डेट ऑफ परचेज तक, डेट ऑफ एक्विजिशन तक जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स बनते हैं वो प्री एक्विजिशन होंगे, और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद क्या कहलाएंगे? आपके पोस्ट एक्विजिशन। अब अगेन सर इसमें दो हिस्से बन सकते हैं, इसमें दोनों में ही क्या बन सकते हैं? दो दो हिस्से बन सकते हैं, एक बनेगा होल्डिंग का हिस्सा और एक बनेगा माइनॉरिटी का हिस्सा। तो अगर मैं बात करूं प्री एक्विजिशन में होल्डिंग का जो हिस्सा था, होल्डिंग शेयर, इसको कहां लेके जाओगे? इट विल बी एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, जो आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाते हो उसमें क्या करोगे? आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में इसे एडजस्ट कर दोगे। माइनॉरिटी का जो हिस्सा होगा, माइनॉरिटी का जो हिस्सा बनेगा वो कहां जाएगा? ये तो जस्ट ट्रांसफर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक, अब पोस्ट एक्विजिशन में, पोस्ट एक्विजिशन में भी दो चीजें हो सकती हैं, एक बनेगा होल्डिंग शेयर, जो होल्डिंग का हिस्सा बनता है पोस्ट में वो कहां जाएगा? एडेड, एडेड बोल दो या क्रेडिटेड बोल दो, टू रिजर्व सरप्लस ऑफ होल्डिंग, कि सर होल्डिंग के रिजर्व सरप्लस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि होल्डिंग ने कमा रखे हैं, होल्डिंग ने इसे अर्न कर रखा है, और जो माइनॉरिटी का हिस्सा बनता है वो तो सिंपल माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, माइनॉरिटीज शेयर, ये कहां जाएगा? ट्रांसफर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है चीज? बोलो। हाँ जी क्लियर। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका, एक लिखो, एग्जांपल लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर consolidated बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 21। ठीक है जी, सीबीएस बनानी है आपको 31/3/21 की। देखो क्वेश्चन में तो मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए टी शेप यूज कर लेता हूं, लेकिन आपको टी शेप नहीं यूज करना, यू हैव टू फॉलो शेड्यूल 3, लाइबिलिटीज, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, एसेट्स, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, शेयर कैपिटल, ₹100 ईच, 100 नहीं रख रहे, इसमें रखेंगे हम 20 रख रहे हैं, 20 ₹20 ईच, 2 लाख, 1 लाख। रिजर्व्स
60 20 surplus 20 10 creditors 30 and 20. Sundry assets 220 150. Investments in 3000 shares of S Limited at a cost of 90,000. बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी. ठीक, आगे लिखो. H Limited acquired its share in S Limited on 1/4/20 on 1/4/20 when S Limited reserves stood at when S Limited reserves stood at 5,000 and its surplus rupees 6,000. ठीक है जी, ये केस है आपके सामने. क्लियर? देखो जी क्या हुआ है कि सर एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में शेयर कब खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट कब करी है, डेट बिफोर द बैलेंस शीट डेट. बैलेंस शीट डेट क्या है आपके पास 31/3/21 और कब खरीदा है 1 अप्रैल 2020 को. ठीक है, अब बात ये आती है सर, यहां अगर मैं टाइमलाइन से बनाऊं, इसको नोट मत करना, सिर्फ देख लेना कि सर ये हमारे पास डेटा है, हमें तो 31/3/21 की बैलेंस शीट दे रही है, मतलब इस दिन पे हमें कंसोलिडेशन करना है, इस दिन पे हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है. लेकिन उसने खरीदा कब है, 1 अप्रैल 2020 को खरीदा है. अब हमें जो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दे रखा है, सब्सिडरी के रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दे रखा है, वो तो यहां पर दे रखा है कि भाई रिजर्व्स कितने हैं इसके, रिजर्व्स है इसके 20,000 और सरप्लस है इसका 10,000. लेकिन सर इसमें पुराना भी तो कुछ हो सकता है, इसमें पुराना भी तो कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2020, अगर मुझे यहां पर रिजर्व और सरप्लस पता लग जाए तो मैं करंट ईयर का पता लगा सकता हूं, बिल्कुल पता लगा सकता हूं. तो क्वेश्चन में दे दिया उसने, वो कहता है सर 1 अप्रैल 2020 को रिजर्व्स थे 5,000 के और सरप्लस कितना था 6,000 का. तो अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व्स कितना आया, ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व्स आ गया 15,000 का और ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस कितना आया, ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस आ गया आपका 4,000 का. तो ये वाला जो डेटा है आपका 5 और 6, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन और इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी कॉल्ड एज पोस्ट एक्विजिशन. ठीक, दिस विल बी कॉल्ड एज पोस्ट एक्विजिशन. अब देखो, अब क्वेश्चन बन गया आपका आराम से. सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एनालिसिस, ये वर्किंग नोट होता है सारा आपका, वर्किंग नोट्स. इसमें पहला वर्किंग नोट एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड. सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं, मतलब बाइफरकेशन करते हैं. किसमें बाइफरकेशन करेंगे, बिटवीन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन. तो रिजर्व एंड सरप्लस अलग अलग लिख लेता हूं, रिजर्व्स सरप्लस, रिजर्व्स सरप्लस. ठीक, कितना कितना है,
सर प्री एक्विजिशन रिजर्व्स बताओ 5000 थे, प्री एक्विजिशन सरप्लस कितना था, प्रॉफिट कितना था 6000, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स 15 और वो 4, 15 और वो 4। ओके है बिल्कुल, ओके है बिल्कुल, यस सर। अब इसमें होल्डिंग का हिस्सा, एच लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी का हिस्सा वो अलग अलग कर दो। इसके लिए आपको एक ऊपर परसेंटेज होल्डिंग निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज होल्डिंग बता दो कितनी है। परसेंटेज होल्डिंग, उसने कितने शेयर खरीदे हैं, 3000 शेयर खरीदे हैं और टोटल कितने थे 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 5000, तो 3000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100 तो कितना हो गया ये 5 60%, 60%, हाँ जी। तो एच लिमिटेड हो गया आपका 60% और ये हो गया आपका 40%। बस जस्ट डिवाइड कर दो 3000 2000 कि सर प्री एक्विजिशन रिजर्व्स में होल्डिंग का हिस्सा कितना बनता है 3000, प्री एक्विजिशन सरप्लस में होल्डिंग का हिस्सा बनता है 3600 और माइनॉरिटी का बनता है आपका 2400। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में होल्डिंग का हिस्सा बनता है 9000 और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में माइनॉरिटी का हिस्सा बनता है 6000। पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस में होल्डिंग का हिस्सा बनता है 2400 और माइनॉरिटी का बनता है 1600। हो गया काम, हो गया काम। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर प्री एक्विजिशन होल्डिंग और सब्सिडी के रिजर्व और सरप्लस कहां जाएंगे, ये दोनों आइटम कहां जाएंगी, दिस विल बी एडजस्टेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि सर ये तो क्या है कॉस्ट की रिकवरी है, तो इसको कहां लेके जाओगे, ये आप लेके जाओगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। ये कहां लेके जाओगे माइनॉरिटी, ये तो माइनॉरिटी में इंटरेस्ट में ही जाएगा, एमआई में जाएगा, ये वाला भी एमआई में ही जाएगा, इससे तो कोई, ये तो सिंपल होता है एमआई में ही चला जाता है। और ये कहां जाएगा 9000 और 2400, ये आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, रिजर्व सरप्लस में ऐड कर दिए जाएंगे, होल्डिंग के जो अपने रिजर्व सरप्लस है उनमें इनको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, आओ करो। अब वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चाहिए गुडविल सीआर चेक करने के लिए, तो यू नीड टू हैव कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें आ गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी 90,000 लेस, क्या क्या लेस करते थे, एक तो शेयर कैपिटल, भाई इस 90,000 में उसे क्या मिला, शेयर कैपिटल मिली, शेयर कैपिटल कितनी 1 लाख का 60%, 60,000। और देखो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम यहां लेस करते थे रिजर्व्स और लेस करते थे सरप्लस, वो मैं इसलिए पूरे पूरे लेस कर देता था क्योंकि डेट ऑफ बैलेंस शीट और डेट ऑफ एक्विजिशन सेम है, तो वहां तक जितना भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आ रहे हैं, भाई डेट ऑफ बैलेंस शीट जितने भी प्रॉफिट और रिजर्व आ रहे हैं वो सारे के सारे प्री एक्विजिशन ही तो है। भाई 31/3/21 को बैलेंस शीट बनानी है और मैंने बोला परचेज भी 31/3/21 को किया है, एक्विजिशन भी 31/3/21 को है, तो 31/3/21 तक जो भी सब्सिडी ने प्रॉफिट और रिजर्व्स कमाए हैं वो सारे होल्डिंग के लिए प्री एक्विजिशन ही तो है, उसमें होल्डिंग का तो कोई खुद का एफर्ट है ही नहीं, इनकम है ही नहीं उसकी, वो सारे के सारे प्री एक्विजिशन है। लेकिन अगर साल के बीच में हो जाता है तो जहां तक एक्विजिशन है वहां तक प्री है, उसके बाद पोस्ट चला जाता है, फिर वो उसकी इनकम बनने लग जाती है। ठीक, तो अब यहां पर एक्चुअली काम शुरू होगा, आप लेस करोगे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, इसको प्री एक्विजिशन को कैपिटल भी बोला जाता है कि कैपिटल रिजर्व और कैपिटल प्रॉफिट। ठीक, लेकिन आप प्री ही यूज करना वर्ड, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कैपिटल रिजर्व दो दो बार आता है फिर। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितने हैं जी, ये देखो ऊपर देख लिए, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स इज 3000 और 3600, 3000 ये 3600 ये। तो अब देखो क्या आता है, गुडविल आ रही है या कैपिटल रिजर्व्स आता है, 90 माइनस 60 माइनस 3000 माइनस 3600, 23,400, 23,400 आ रहा है, तो यहाँ मैंने 24,600 क्यों लिखा, ठीक है 23,400 है जी। तो 23,400 क्या हो गया आपका ये गुडविल,
दिस इज योर गुडविल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। थर्ड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा कि सर शेयर कैपिटल में माइनॉरिटी का हिस्सा कि 1 लाख का 40%, 1 लाख का 40% दैट इज 40, और ऐड कर दोगे क्या भाई, उसमें तो जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो सभी चले जाएंगे जो भी माइनॉरिटी के है, क्योंकि माइनॉरिटी को प्री और पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इसको अलग अलग लिख देंगे क्योंकि हमने ऊपर टेबल बना ली है। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व, माइनॉरिटी के देखो प्री एक्विजिशन रिजर्व 2000, प्री एक्विजिशन सरप्लस 2400, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 6, एंड पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस 1600। ठीक, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 2 प्लस 2400 प्लस 6000 प्लस 1600, 52,000। दिस इज योर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक, अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/21। अब शेड्यूल 3 वाली बनानी है हमें। ठीक, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका 2 लाख। बी, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, अब क्या क्या आएगा यहां पर, ध्यान देना। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा आपका, आप बोलोगे सर रिजर्व्स किस किस के, रिजर्व्स ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड के खुद के रिजर्व्स थे 60 प्लस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व दैट इज 9000। तो कितना हो गया आपका 69। उधर से सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड 20 प्लस पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस, क्योंकि ये इनकी इनकम बन गई है 2400, 22,400, और इन दोनों का टोटल ट्रांसफर कर जाएगा 91,400। ठीक, सेकंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट
ये देखो जी 52,000 का, और देखो बाकी जो भी आइटम है उसको जस्ट सिंपली आप ऐड कर देंगे। रिजर्व हो गया, सरप्लस हो गया, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो जस्ट ऐड कर दो। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, करंट लायबिलिटी में, थर्ड करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, सिंपली ऐड करो 30 एंड 20, 30 एंड 20, दैट इज 50,000। ठीक, लायबिलिटीज टोटल कर लो, पचास प्लस 52 प्लस प्लस 2 लाख, 393,400। ठीक, उसके बाद एसेट्स, एसेट्स में पहली आइटम लिखो नॉन करंट एसेट्स में, देखो क्या क्या आइटम्स है हमारे पास एसेट्स में, सन्डी एसेट्स हैं। ठीक, हालांकि फिक्स एसेट होते तो आई विल राइट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट नहीं लिखता, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखता। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर सीधा सन्डी एसेट्स लिख रहा हूँ, क्योंकि जस्ट एग्जांपल है। सन्डी एसेट्स अमाउंट क्लब करो 220 और 150, 370, 370, और एक आ गई थी हमारे पास गुडविल, इंटेंजिबल एसेट में आती गुडविल 23,400 की, 393,400। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करना है अभी हमें, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट, और फिर हमें एडजस्टमेंट शुरू करनी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो एग्जांपल लिख लो एक और। एक्चुअली क्या है कि बिना एग्जांपल्स के ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा, तो मुझे इसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल्स लिखवाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा इसी वजह से टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। रिवीजन जब करने लगोगे तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स आपको देखनी पड़ेंगी और एग्जांपल्स पे नजर लगानी पड़ेगी, आपको फटाफट रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर क्लियर ही प्रैक्टिस से होता है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपका काम बनेगा। ठीक, लिखो द बैलेंस शीट ऑफ H Limited and S Limited as on 31st March 17 were as follows. Liabilities HS, assets HS, लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल, शेयर है ₹1, 1 रुपए का शेयर, 10,000, 6,000,
जनरल रिजर्व 4000 नील, सरप्लस 4000 1800, क्रेडिटर्स 2000 2200, एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स 16,000 10,000, इन्वेस्टमेंट इन 4,000 shares of S Limited 4000, टैली बैलेंस शीट। ठीक, आगे लिखो। The shares were purchased by H Limited in S Limited on 30th September 16, 30th September 16. On 1/4/16, the P&L statement of S Limited showed a loss of ₹3000। ठीक है, वो कह रहा है 1/4/16 को पीएनएल अकाउंट, जो एस लिमिटेड का पीएनएल अकाउंट था, 1/4/16 को 3000 रुपए का लॉस था। ध्यान सुनना, एक अच्छी चीज निकल के आएगी। 3000 रुपए का लॉस था, विच वॉज रिटन ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट्स earned during the year। Profits are earned uniformly over the year 16-17। Prepare consolidated बैलेंस शीट। ठीक है जी, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ओके, नोट हो गया। अब देखो ध्यान से, पॉइंट मजेदार है। वो कहता है कि बैलेंस शीट में तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बैलेंस शीट है। वो कहता है द शेयर्स वर परचेज्ड बाय एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड ऑन 30th September 16। कि सर शेयर्स कब खरीदे हैं? 30 सितंबर 16, यानी कि 31 मार्च 17 से पहले, बैलेंस शीट डेट से पहले। ओके, कोई इश्यू नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए 30th September 2016 तक के प्रॉफिट्स। उसको तो मैं प्री एक्विजिशन बोलूंगा, और उसके बाद के जो प्रॉफिट है उसे मैं बोलूंगा पोस्ट एक्विजिशन। अब बात ये आती है सर, निकालू कैसे? निकालू कैसे? ठीक, अब आपको जो पीएनएल दे रखा है, जो एस लिमिटेड का पीएनएल दे रखा है, उसमें 1800 का प्रॉफिट दे रखा है एज ऑन 31/3/17। अब आपको इसमें ये नहीं पता लग रहा कि सर इसमें कैसे इसको डिवाइड किया जाए। ठीक, तो उसने कुछ दिया है आपको। वो कहता है 1/4/16 को पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ एस लिमिटेड शोड अ लॉस ऑफ 3000। वो कह रहा है 1 अप्रैल 16 को एस लिमिटेड का लॉस था 3000 रुपए का, और दिस लॉस वाज रिटन ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब सोचो कि सर 1/4/16 को तो 3000 का लॉस था, और 31/3/17 को 1800 का प्रॉफिट शो कर रहा है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया होगा? ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया होगा? ऑब्वियसली सर 4800। समझ रहे हो ना कि सर 1/4/16 को, यानी कि ओपनिंग बैलेंस तो लॉस था 3000 का,
और क्लोजिंग बैलेंस 1800 का प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 4800 का प्रॉफिट कमाया होगा, तभी 4800 में से 300 सेट ऑफ होके 1800 का बचा होगा। ये वाली लाइन अगर नहीं भी लिखी होती तब भी मैं यही करता, तब भी मैं यही करता। अब मेरे पास क्या सिचुएशन आ गई, मेरे पास ये सिचुएशन आ गई कि सर 1/4/16 31/3/17, यहां पर आपको जो सरप्लस दे रखा है वो दे रखा है 1800 का, ठीक। दिस इज योर डेट ऑफ एक्विजिशन 30/9/16, और आपको यहां पर जो सरप्लस दे रखा है वो दे रखा है -3000। अब यहां से यहां पर पहुंचने के लिए, यहां से यहां पर पहुंचने के लिए 4800 का क्या कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक। अब क्या सिचुएशन आ गई, सिचुएशन ये आ गई कि सर ये जो 3000 का लॉस है ये तो प्री है ही, ये तो प्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर 4800 का प्रॉफिट कमाया है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन दिस पीरियड एंड दिस पीरियड। ये वाला जो पीरियड है वो प्री निकलेगा और ये वाला पीरियड आपका क्या निकलेगा, पोस्ट निकलेगा। सर क्या मैं सिर्फ 1800 को डिवाइड नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। 1800 को डिवाइड करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर इंफॉर्मेशन साइलेंट होती तब तो आप कहते कि भाई 1800 को डिवाइड कर दो, फिर आप ये असम्पशन ले लेते कि 1800 जो है वो ड्यूरिंग द ईयर ही कमा रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहा है पहले भी कुछ ना कुछ सिचुएशन थी, देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 1800 का जो बैलेंस आ रहा है वो तो पुराना चलता आ रहा है, तो आपको पुरानी इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए, ऑब्वियसली मोस्टली वो देता ही है क्वेश्चन में, ठीक। अब बात ये आती है सर ये जो 4800 का प्रॉफिट है इसको हम यहां पर कैसे डिवाइड करें। मैंने बोला कि सर 6 मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, क्योंकि 6 महीने यहां पर 6 महीने यहां पर, यानी कि इसको 4800 को आप बोलो कि 2400 यहां पर 2400 यहां पर। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो मैंने एक एजम्पशन ले ली। क्या एजम्पशन ले ली, मैंने मान के चला कि सर जो 4800 का प्रॉफिट है वो हर महीने बराबर बराबर हुआ। ये जो 4800 का प्रॉफिट है ये हर महीने क्या हुआ है सर, बराबर बराबर हुआ है। इज इट ओके, क्या कहते हो, इज इट ओके, इज इट ओके। सर क्वेश्चन में लाइन दे दी है उसने वैसे कि प्रॉफिट्स आर अर्नड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली ओवर द ईयर 16-17, कि भाई इस साल में जो प्रॉफिट कमाया है वो हर महीने इक्वल है। सर अगर मान लो ये लाइन नहीं होती तब मैं क्या करता, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तब मैं क्या इक्वली ले सकता था, आपको वही लेना पड़ता, आपको वही लेना पड़ता। अदरवाइज वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको देता कि भाई यहां पर इतना था वहां पर इतना था, ठीक। वो कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन देगा, नहीं दे रखा तो आपको यूनिफॉर्मली लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है, ठीक। तो ये आपको काम करके चलना है। तो अगर मैं बोलूं आपके पास कि प्री कितना बताओगे, प्री प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3000 का लॉस प्लस 2400 का प्रॉफिट, तो नेट में बोल दोगे आप 600 का लॉस, और पोस्ट कितना है 2400 का प्रॉफिट, ठीक। करें, स्टार्ट करिए काम। सबसे पहले एओपी बना लीजिए, वर्किंग नोट 1, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, ठीक। अब यहां पर रिजर्व्स जो थे वो एस के आई नहीं, तो रिजर्व की मैं बात करूंगा यहाँ पर, ठीक। तो प्री एक्विजिशन अप टू 30 सितंबर 16, और यहाँ पर 30/9/16 से 31/3/17, ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो गया, ठीक। तो कितना कितना प्रॉफिट है, यहाँ पर तो 600 का लॉस बन रहा था और यहाँ पर क्या बन रहा था 2400 का प्रॉफिट। इसमें एच का हिस्सा और माइनॉरिटी का हिस्सा, इसके लिए आपको क्या चाहिए, परसेंटेज होल्डिंग चाहिए, तो परसेंटेज होल्डिंग और देख लो। उसने कितने शेयर खरीदे थे, उसने 4000 शेयर खरीदे हैं और टोटल शेयर कितने हैं उसके 6000, तो कितना परसेंट हो गया। अच्छा ये आ रहा है पॉइंट्स, पॉइंट्स में मैंने आपको मना किया था कि पॉइंट्स में मत लेना, तो आप इसको फ्रैक्शन में लोगे तो क्या बनेगा 2/3, ठीक। तो क्या ले लोगे आप 2/3, हाँ 2/3 हो गया, तो 2/3 यहां पर और 1/3 इसका, करो भाई।
600 को डिवाइड करो सर, क्या लॉस भी डिवाइड होगा? बिल्कुल लॉस भी डिवाइड होगा, लॉस भी तो बटेगा दोनों में। तो 600 का लॉस 2/3, 400, 200, और ये हो जाएगा 1600, 800। ठीक, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट्स, 4000 लेस शेयर कैपिटल, बताओ भाई कितनी? 6000 का 2/3, 4000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ प्री एक्विजिशन लॉस है तो इसको आप ऐड कर देना, प्री एक्विजिशन लॉस। तो कितना आ गया आपका? 400 का गुडविल, चेक करना है गलत तो नहीं हो गया कुछ। ये तो कैपिटल से आ रहा है ना। 400 गुडविल आ रही है, सॉरी 400 पॉजिटिव फिगर आ रही है ना, तो ये होगी गुडविल। अब इधर आ जाओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसमें शेयर कैपिटल 6000 का 1/3, 2000 प्लस लॉस था तो पहले लॉस माइनस कर दूं, माइनस प्री एक्विजिशन लॉस, कितना गया था उधर? 200, प्लस पोस्ट एक्विजिशन माइनॉरिटी का प्रॉफिट 800, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 800, कितना आ गया? 2000 माइनस 200 प्लस 800, 2600, 2600। ठीक, ओके। बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल 10,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस
इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एक तो आएगा जनरल रिजर्व एच का 4000, एस का तो था ही नहीं इसमें, ठीक है। सरप्लस, सरप्लस में एच का सरप्लस कितना है 4000, और इसमें ऐड हो जाएगा जो आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था 1600 का, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 1600 प्लस पोस्ट एक्विजिशन 1600। ये आप अलग से नोट भी बना सकते हो, नोट ही बना देना, वो ज्यादा बेटर रहता है। 5600, तो दिस कम्स आउट टू टोटल 5 और 9 9600, ठीक है। ठीक, सेकंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो ऊपर हमने निकाल लिया 2600। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स 2000 ये और 2200 उसके 4200, टोटल करो 9600 प्लस 10,000 प्लस 26,400। सेकंड एसेट्स, पहला नॉन करंट एसेट्स, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो सारे फिक्स्ड एसेट्स का नाम और फिक्स्ड एसेट नहीं लिखते, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो 16 प्लस 10, 16 प्लस 10 कितना हो गया 26,000। और दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी गुडविल 400, ठीक 26,400, ओके बन गई आपकी सीबीएस। चलो जी, तो इसी के साथ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन खत्म होते हैं। यहां तक हमारे बेसिक थे। बेसिक में आपने सीखा कि सर होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब क्या होता है, कब कोई कंपनी होल्डिंग कहलाएगी, सब्सिडी कहलाएगी, कंसोलिडेशन कब करना है, कब कंसोलिडेशन नहीं करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आइटम्स आती हैं। स्टार्ट करिए हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के साथ कि सर सीबीएस किस तरीके से बनती है। मेनली तो सीबीएस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सीपीएल भी करेंगे, पीएल भी बनाएंगे। तो सीबीएस कैसे बनती है, ठीक। सीबीएस के लिए हमने दो केसेस देखे कि आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है डेट ऑफ एक्विजिशन, कि सर डेट ऑफ एक्विजिशन अगर बैलेंस शीट डेट पे है तो क्या होगा, और डेट ऑफ एक्विजिशन अगर बिफोर बैलेंस शीट डेट है तो क्या होगा। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन बैलेंस शीट डेट पर है तो क्या होता है, तो सर आपको एओपी नहीं बनाना। एओपी कब बनाओगे, जब बैलेंस शीट डेट से पहले है, क्योंकि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट तो तभी होगा अगर बैलेंस शीट डेट पे है, तो सर सारा ही सारा प्री है, ठीक। तो उसके बाद फर्दर इन दो केसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको देखना है कि भाई होली ऑन सब्सिडरी है या पार्टली है। अगर 100% शेयर ले रखे होल्डिंग सब्सिडरी में तो कोई माइनॉरिटी नहीं है, अगर 100% से कम है, 50 से ज्यादा तो होंगे ही होंगे, तो माइनॉरिटी निकलेगा, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशंस, तो ऐसे आपको बाइफर्केशन करके चलनी है। दिस इज योर बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन। अब फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग एडजस्टमेंट्स इन दिस कॉन्सेप्ट।
हम एडजस्टमेंट्स करनी शुरू करेंगे। देयर आर सो मेनी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स लाइक इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस, स्टॉक की एडजस्टमेंट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाली, डिविडेंड की एडजस्टमेंट, बोनस की एडजस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स की एडजस्टमेंट, और भी सर छोटी छोटी कई सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी, वो हम करके चलेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक, चलो जी, आई होप ये आपके बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। तो देखो अभी तक हमने बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि बुक में बेसिक्स के क्वेश्चन नहीं डाले हुए थे, सीधा मिक्स क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको इकट्ठे ही कराऊंगा। अभी तो आपको बेसिक समझने के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स दे रखे हैं, इन्हीं से आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक, चलो फिर तो आज वाली क्लास को हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स एंड एडजस्टमेंट्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।